नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट इकाई फर्स्ट का पहला टॉपिक तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। अगर हम बात करें विदेशी आक्रमण की तो सबसे पहले मुस्लिम जगत का जो खलीफा उमर हुआ 636 ईस्वी में, उसने आक्रमण किया लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद सफल आक्रमण किया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम में, लेकिन वो अरब था। और तुर्की आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनवी ने किया। और उसके बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के संदर्भ में देखा जाता है। तो वो इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मोहम्मद गोरी के आक्रमण और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, नींव पड़ी। तो सुबुक्तगीन जो कि अलप्तगीन नाम के तुर्क सरदार का बेटा था, उसने 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद वह बढ़ा भारत की ओर। और उसने जो पंजाब कश्मीर वगैरह में जो वंश था, जिसे ब्राह्मण शाही वंश भी कहा गया या शाही वंश भी कहा गया, उसका राजा था जयपाल। उसको 2 बार हराया और इस कारण अपमान और दुख के कारण, ग्लानि के कारण जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब बात करें आगे तो सुबुक्तगीन के मरने से पहले उसके राज्य की जो सीमाएं थी वो अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और पश्चिमोत्तर भारत तक फैल चुकी थी। सुबुक्तगीन के बाद उसका बेटा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जिसने 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटा गुजरात में। शंकर भगवान का ही मंदिर था। और ऐसा कहते हैं कि हेनरी इलियट नाम का जो अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि 17 बार इस महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण भारत पर किए। हेनरी इलियट कहते हैं इस बात को। तो इतिहासकारों के अनुसार ये महमूद गजनवी ही पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और इसीलिए इसे दुनिया का सुल्तान भी कहा जाता है। आजम, आजम मतलब दुनिया का सुल्तान भी इसे कहा जाता है। तारीख ए गुजिंदा नाम की एक बुक है, तारीख ए गुजिंदा। इस किताब में इसे दुनिया का सुल्तान कहा गया है। तो ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था, पहला तुर्क शासक भी था। अब आगे बात करें तो 1001 से 1026 तक इस महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इतिहासकार इसे इतिहास में प्रथम सुल्तान मानते हैं। हालांकि इसके जो सिक्के थे उन पर इसकी उपाधि अमीर महमूद मिलती है, महमूद गजनवी नहीं मिलती है, अमीर महमूद। ठीक है, हम देखेंगे कि
तुर्कों की विजयों के क्या कारण रहे या राजपूतों की पराजय के क्या कारण रहे, लेकिन पहले हम एक प्रस्तावना देख लेते हैं, भूमिका देख लेते हैं। अब विभिन्न इतिहासकार इस बारे में अपना अपना मत देते हैं कि तुर्कों की विजय भारत में क्यों हुई। इनमें से हसन निजामी ये इतिहासकार हुए हैं, और दूसरे हैं मिन्हाज उस सिराज। ये कहते हैं कि तुर्कों की जो भारत में विजय हुई वो दैवी कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था, दैवी कृपा थी, उनका कोई उसमें योगदान नहीं था, ईश्वर की कृपा हो गई, इसलिए भारत में वो विजयी रहे। फक्र मुदब्बिर नाम के एक इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, फक्र मुदब्बिर। ये कहते हैं कि तुर्की सैनिक ये तीव्र घुड़सवार और तीरंदाज थे। इसके अलावा जो सामंतवादी प्रणाली थी राजपूतों की, वो भी इसका कारण रही, राजपूतों की हार का और तुर्कों की विजय का। क्योंकि सामंतवादी प्रणाली में होता क्या था, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मध्यकालीन विश्व में, मध्य एशिया में और रोमन साम्राज्य में सामंतवादी प्रणाली सबसे पहले प्रचलन में आई। तो इसमें एक राजा अपने अधीन लोगों को भूमि के क्षेत्र बांट दिया करता था, और ये एक छोटे राजा की तरह उन छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन करते थे। समय समय पर इस राजा को भेंट और उपहार भेजा करते थे विभिन्न अवसरों पर। अवसर कौन से? कोई राजकुमार का राज्याभिषेक हो, राजकुमारी का विवाह हो, ठीक है, या फिर राजा को समझौता करने के लिए पड़ोसी आक्रमणकारी से धन की आवश्यकता हो। इस तरह से ये इनको धन उपहार भेजा करते थे। इन्हें सामंत कहा जाता था, ये जो नीचे जिनको ये भूमि और क्षेत्र दान देता था। ये सामंत किसानों से और प्रजा से अपनी इच्छा अनुसार वसूली करते थे। इसके अलावा ये सामंत सेना भी रखते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को उपलब्ध करवाई जाती थी। तो सामंतवादी प्रणाली तुर्कों की सफलता का कारण कैसे रही? तो राजा के पास स्वयं की शक्तिशाली सेना नहीं थी, और वो सेना के लिए सामंतों पर निर्भर था, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो सैनिक लड़ते थे, ये अपने स्वामी के प्रति, अपने सामंत के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे। इस राजा के प्रति इनकी कोई स्वामी भक्ति नहीं होती थी, और इसी वजह से इन अलग अलग क्षेत्रों के सामंतों में भी आपस में तालमेल नहीं हुआ करता था। और जब एक पक्ष के योद्धाओं में ही आपस में तालमेल नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि बिना तालमेल के एक छोटा सा एग्जाम नहीं करवाया जा सकता, तो इतना बड़ा युद्ध कैसे जीता जा सकता था। तो ये एक दूसरा कारण रहा। तो फक्र मुदब्बिर जो है वो तुर्कों की विजय का कारण बताते हैं उनकी सैनिक कुशलता, तीव्र घुड़सवार थे, वो तीरंदाज थे। उसके बाद अगले जो इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, वो तुर्कों की विजय का क्या कारण बताते हैं? जदुनाथ सरकार कहते हैं कि तुर्क खुशकिस्मत थे। जदुनाथ सरकार, इनका भाग्यवादी होना, तुर्कों का भाग्यवादी होना एक कारण बताते हैं जदुनाथ सरकार। ये एक इतिहासकार है।
भाग्यवादी होना, तुर्कों का खुशकिस्मत होना, इस वजह से वो सफल रहे। दूसरा कारण बताया इन्होंने, इस्लाम में जातीय समानता की भावना, मतलब उनमें बहुत एकता होती थी। हिंदुओं में तो अलग अलग मानते थे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, चांडाल है, निम्न कोटि का है, ठीक है, लेकिन उनमें जातीय समानता की भावना थी जो उनमें एकता का कारण होती थी और इस कारण वो जीत पाते थे। उसके अलावा आगे जितना सरकार तुर्कों का भारत में सफल होने का कारण बताते हैं, शराब से दूर रहना, मुस्लिम सेना का शराब से दूर रहना। राजपूत शासक तो नशा करते थे, खूब शराब करते थे, अय्याशियां करते थे, ठीक है, तो शराब से दूर रहना, मुसलमान जो है शराब से दूर रहते थे। अलाउद्दीन ने शराब बंद करवा दी थी, आप इतिहास में देखेंगे। उसके अलावा बाबर ने शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है, तो ये कारण रहे जदुनाथ सरकार के अनुसार। उसके बाद अगला है इतिहासकार, अगले हैं एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन एल्फिंस्टन कहते हैं कि तुर्क लड़ाकू जनजाति के थे, तुर्क लड़ाकू जनजाति के थे, मतलब योद्धा थे ये, और ये मत इतिहास में अमान्य है, मतलब इसको स्वीकार्य नहीं माना जाता। उसके बाद अगले इतिहासकार कहते हैं लैनपूल, जिनका पूरा नाम है स्टैनले लैनपूल, और विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, ये बताते हैं कि तुर्क ठंडे प्रदेश के थे और मांसाहारी थे, तो उनका जीतना स्वाभाविक था। ये भी अमान्य मत माना जाता है क्योंकि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आता है। उसके बाद रमेश चंद्र दत्त, इन्हें आप इनका नाम R.C. दत्त भी कई जगह पाएंगे, R.C. दत्त। ये बताते हैं कि भारतीय समाज का आर्थिक और सामाजिक पतन होना रमेश चंद्र दत्त तुर्कों की आक्रमण की सफलता के कारण महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, और ये जो मत है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। और अंतिम जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं केपी जायसवाल बोलते हैं कि राजपूतों का विदेशों से संपर्क न होना, राजपूतों का विदेशों से संपर्क न होना, ये भी एक प्रमुख कारण था, जिसके कारण से जो विदेशी युद्ध की पद्धतियां थी, तरीके थे, जो हथियार थे विदेशियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, उनसे भारत के राजा अनभिज्ञ थे, उनके बारे में जानकारी उन्हें नहीं थी, इसलिए वो उनका सामना नहीं कर पाए। एक कॉमन कारण ये था कि केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव। जैसे आप अभी देखते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं और पूरे देश से संबंधित निर्णय लेते हैं,
उस समय आज के स्वरूप में भारत नहीं था। जैसा आज एक भारत है, पहले नहीं था। और पहले जो है विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर के और राजा जो है शासन किया करते थे। ऐसे स्वरूप में ये नहीं था। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के राजा अपना शासन किया करते थे। और इसलिए जब ये आक्रमणकारी यहाँ हिंदू कुश पर्वत से, खैबर दर्रे से होकर के आए, तो इन्हें किसी एक शक्ति के न होने के कारण यहीं पर नहीं रोका गया और ये अंदर तक प्रवेश कर गए। जो जो सामने आया उसे मारते और जीतते चले गए। और जब इस पे आक्रमण किया तो इस वाले ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये अपना अलग वजूद और अपना अलग राज्य मानता था। ठीक है। तो केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव था उस समय। उसके बाद आगे बात करें राजपूतों की हार के कारण। तो राजपूतों का अत्यधिक धार्मिक होना, मतलब वो रूढ़ियों से बंधे रहते थे। अगर कोई विदेशी तरीका पद्धति अच्छी है युद्ध के लिए तो वो उसे इस्तेमाल नहीं करते थे धर्म के कारण। ठीक है। उसके अलावा इनमें एकता का अभाव था। एकता का अभाव राजपूतों में। ये मिलजुल करके और आपस में एक होकर के इस विदेशी आक्रमणकारी का सामना नहीं करते थे। अगला कारण है उत्तर पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था उसके लिए किसी सुदृढ़ नीति का अभाव था। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया। तो यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, यहीं से ज्यादातर आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। लेकिन इन राजाओं ने कोई ऐसी नीति या योजना नहीं बनाई कि इन विदेशी आक्रमणकारियों को, तुर्कों को यहीं पर रोक दिया जाए, इसी जगह पर रोक दिया जाए ताकि अंदर प्रवेश ही न कर सके। और जब वो अंदर तक प्रवेश कर जाते थे उसके बाद भी ये लोग वहां तक नहीं जाते थे जहां तक इन पर स्वयं पर आक्रमण नहीं होता था। तो इस तरह से राजपूतों की हार के बहुत सारे कारण रहे। मैं समराइज कर देता हूं। सामंतवादी प्रणाली, इनकी तुर्क सैनिकों की युद्ध में कुशलता, इस्लाम में जातीय समानता, इसके अलावा भारतीय समाज में जो राजा थे वो धर्म सहिष्णु और अहिंसा पर बल देते थे, जीव हत्या नहीं। आप देखिए जब मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में हरा देता है तो उसे जिंदा छोड़ देता है, पीछा करके उसे मारता नहीं है। तो हम काफी धर्म सहिष्णु, अहिंसक थे, दयावान थे, उदार थे भारतीय राजा। और ये एक कमजोरी साबित हुई। अगर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान 1191 में पराजित होने के बाद उसके पीछे जाकर के उसे मार देता तो आज भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव नहीं पड़ती 1191 में और मुस्लिम साम्राज्य नहीं फैलता। ठीक है। राजनीतिक कारणों की बात करें अगर, तो राजनीतिक कारणों में जो राजा थे उनकी उदार जो नीति थी, मतलब शत्रुओं को शरण देने की, वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हुई। आप देखिए राणा हम्मीर जो मेवाड़ का था, उसने मंगोल जो था भगोड़ा, जो अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था, अलाउद्दीन खिलजी से भाग करके आया था, उसको शरण दी और इसके कारण
राणा हम्मीर का पतन हुआ। राणा हम्मीर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और यही वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, आप जितनी बार चाहें वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं।